हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वाई स्कूल लर्निंग। आई एम तेजप्रीत सिंह और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों जो सी एस ए बी राउंड है। सी एस ए बी राउंड उसका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है उसके अंदर मेंशन्ड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिसको लेके बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है। तो सबसे पहले तो सी एस ए बी क्या है ना। फर्स्ट पॉइंट जो हमें समझना है वो क्या है कि जोसा और सी एस ए बी जो है वो डिफरेंट कैसे है। तो जोसा और सी एस ए बी में सिर्फ एक डिफरेंस है बच्चों की, इसमें आई आई टीज़ जो हैं वो रिमूव हो गई हैं। अब आई आई टीज़ के काउंसलिंग इसमें नहीं है। जो बाकी सारी काउंसलिंग्स हैं उसमें आप समझ लो जैसे 6 राउंड जोसा के हों, ये 7th और 8th राउंड है जिसको कि सी एस ए बी स्पेशल राउंड कहा जा रहा है, जिसको स्पेशल राउंड कहा जा रहा है बिकॉज इसमें एन आई टीज़, डबल आई ई एस टीज़, ट्रिपल आई टीज़, जी एफ टी आईज़ ये सभी लोग कवर हो रहे हैं। तो ये उसी का ही कंटिन्यूटी है बच्चों है ना। तो जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में मेंशन्ड है हम वो सारे के सारे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं बच्चों। मैंने पहले ही आपके लिए मार्क कर रखी है इंपॉर्टेंट चीज़ें ताकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं स्केड्यूल की। स्केड्यूल फॉर स्पेशल वेकेंट सीट्स, जो वेकेंट सीट्स हैं उनका जो स्केड्यूल है उसकी बात सबसे पहले करते हैं। तो 27 नवंबर को वैकेंसीज बताई गई थी और रजिस्ट्रेशन जो है वो 28 नवंबर से 30 नवंबर तक होने वाला है, राइट। 28 को स्टार्ट होगा, 30 को फिनिश हो जाएगा। और जो फर्स्ट राउंड है उसका रिजल्ट स्पेशल राउंड 1 का जो सी एस ए बी वाला उसका 2 दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा बच्चों, ठीक है ना। रिजल्ट के बाद आप लोगों के पास 5 ऑप्शन होने वाली है, सारी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये फिल करने की आपको 2 to 4 दिसंबर की डेट दी गई है, तो 2 to 4 दिसंबर तक आप लोग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे जिनको फर्स्ट टाइम सीट मिल रही है, और कुछ भी क्वेरीज हैं उस पर जो आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन वेरीफाई करते हैं वो चेक करते हैं, उनको रिस्पॉन्ड करने की जो डेट है वो 5 दिसंबर तक होगी 2 o'clock तक। उसके बाद 7 दिसंबर को सेकेंड राउंड का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी 7 to 9 दिसंबर के लिए। लास्ट डे जो रिस्पॉन्ड का होगा वो 9 होगा। और फिर उसके बाद जब राउंड 1 और 2 दोनों ख़त्म हो गए हैं, जिन बच्चों को सीट कंफर्म हो गई है, जिन बच्चों की सीट कंफर्म हो गई है उन्होंने अपनी अपनी अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे रिपोर्ट करना है। उन बच्चों ने भी जिनको जोसा में 6th राउंड तक सीट मिली है, किसी भी राउंड में 1st से लेके 6th राउंड तक, उन बच्चों को भी इसी दौरान रिपोर्ट करना है बच्चों। बाकी डिटेल्स के लिए सी एस ए बी के जो 2 राउंड्स हैं उनके ख़त्म होने के बाद आपको अपनी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट का मतलब है जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है आपको उसकी वेबसाइट देखनी है बच्चों। तो ये सबसे पहले स्केड्यूल जो है वो मेंशन्ड है इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर में, तो आप लोग इसको देख सकते हो और आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना है बिकॉज इस ब्रोशर में भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आप कोई स्टेप मिस कर देते हो और उसके कारण अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाते हो तो आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते हो दोबारा से, राइट। सो हमें रेगुलरली अपडेटेड रहना है बच्चों, ठीक है। तो इस पेज पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कंटेंट आ गया इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम लोग मैंने मार्क कर रखे हैं क्या क्या चीज़ें। 6th राउंड के बाद ये वाला राउंड होना था और एन आई टी प्लस सिस्टम के लिए जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जनरल गाइडलाइंस देख लेते हैं क्या हैं। तो जनरल गाइडलाइंस में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो बच्चों ये है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है। अगर आप जोसा में अप्लाई कर भी चुके थे और आप फीस पे कर भी चुके हो फिर भी आपको रजिस्टर करना ही करना है ना। तो जिन बच्चों ने सीट ले ली थी, एक्सेप्ट कर ली थी और सीट एक्सेप्टेंस फीस भी पे कर ली थी पार्शियल एडमिशन फीस के नाम पे जोसा में, लेकिन सी एस ए बी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको भी रजिस्टर करना पड़ेगा 2000 रुपीज़ की नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ीस पे करके। और जो फीस वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं पार्शियल एडमिशन फ़ीस, वो पार्टिसिपेशन फ़ीस काउंट की जाएगी सी एस ए बी स्पेशल राउंड्स के लिए। इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है हम इसी ब्रोशर में आगे देखेंगे, तो आप बने रहो हमारे साथ।
थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो सकता है, बट आपको पूरी पूरी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी बच्चों, है ना। जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे उनकी पुरानी सीट रिटेन्ड रहेगी, दे विल रिटेन देयर ओल्ड सीट जो उनको जोसा के थ्रू मिली थी। बट अगर एक नई सीट अलॉट हो जाती है, इफ़ यू आर अलॉटेड अ न्यू सीट इन CSAB, तो जो प्रीवियसली अलॉटेड सीट थी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी बच्चों। इसका क्या मतलब है कि मान लो आपने 10 चॉइसेस भरी थी, आपके पास 10th चॉइस थी, अब आपने चॉइसेस चेंज नहीं की, दोबारा से फिर सेम 10 चॉइसेस फिल कर दी। अगर आपको आपकी फर्स्ट से 9th चॉइस के बीच में कोई चॉइस मिल जाती है तो आपका जो पहले जोसा में आपको जो भी सीट अलॉटेड थी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। फ्रेश अलॉटमेंट के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को मेरी पुरानी वाली सीट दे दो तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है, कई बच्चे क्वेश्चन करके मेरे से पूछ रहे हैं इसी पॉइंट को लेके कि सर अगर हमारी सीट अपने आप कैंसिल हो जाएगी तो हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो बेटा आप क्लियरली पढ़ो, यहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, इन केस अ न्यू सीट इज अलॉटेड, तो आपकी वो सीट तभी कैंसिल होने वाली है, तभी कैंसिल होगी आपकी सीट ओनली एंड ओनली इफ़ यू आर अलॉटेड अ न्यू सीट। तो आपके पास एक सीट तो रहने ही वाली है। अगर आपको हायर चॉइस जो आपने फिल किया था अगर वो सीट मिल जाती है तभी आपकी पुरानी सीट कैंसिल हो रही है, नहीं तो आपकी पुरानी सीट कैंसिल नहीं हो रही है। तो इस डर से किसी भी बच्चे ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन से पीछे नहीं हटना बच्चों, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बच्चों को आ रहा है, बहुत कॉमन कन्फ्यूजन है जो बच्चों को हो रही है। तो आप सब ने ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। जिन बच्चों ने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर दी थी लेकिन बाद में अपनी सीट विड्रॉ कर ली थी, है ना, और उनकी सीट NIT प्लस सिस्टम से ही है, यानी कि IIT की सीट नहीं है, उनको भी 2000 रुपीज़ पे करने हैं। और जो सीट एक्सेप्टेंस फीस ऑलरेडी पे की हुई है, बिकॉज अभी तक वो रिफंड नहीं हुई है, उसी को एडजस्ट कर लिया जाएगा, आपने भी दोबारा पे नहीं करनी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने एक बार सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर दी थी, उसके बाद चाहे आपने अपनी सीट रिटेन की हुई है चाहे आप विड्रॉ कर चुके हो, दोनों केस में ही बिकॉज आपका अभी पुराना अमाउंट जो आपने पे किया था वो रिफंड नहीं हुआ है, पार्टिसिपेशन फीस वही यहाँ पे आपकी एडजस्ट हो जाएगी। आगे एक टेबल में भी इस बात को समझाया गया है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में। लेकिन अगर वो सीट NIT प्लस सिस्टम की नहीं है और IITs की है तो उस केस में आपको दोबारा से फीस पे करनी पड़ेगी, बिकॉज ये वाली जो काउंसलिंग है वो IITs की नहीं है, वो NIT प्लस सिस्टम की है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको पहले सीट मिली है या नहीं मिली, आपने अप्लाई किया था या नहीं किया था, आपको दोबारा से तो रजिस्टर करना ही करना है अगर आप CSAB राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो ये एक दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। जैसे बता दिया 2000 रुपीज़ आपकी फ़ीस है और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आपको पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा पार्टिसिपेशन फ़ीस भी है जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही पे करनी है। तो 2000 सिर्फ पे नहीं करना, जिन बच्चों ने पहले कोई फ़ीस नहीं पे की है, सीट कंफर्मेशन या पार्टिसिपेशन फ़ीस, उनको एडिशनल फ़ीस भी पे करनी है, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे कितनी है। जैसे आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करानी है उसी तरह से आपको फ्रेश चॉइसेस भी फिल करनी है। तो ऐसा नहीं है कि जो चॉइसेस आपने जोसा में फिल की थी वो कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, रजिस्ट्रेशन भी दोबारा से होनी है, चॉइसेस भी दोबारा से फिल करनी है। क्लियरली मेंशन्ड है कि अर्लियर फिल्ड चॉइसेस विल नॉट बी कंसिडर्ड इन दिस राउंड। तो आपको चॉइसेस दोबारा से फिल करनी है। ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है बच्चों में। हाँ, आप सेम चॉइसेस दोबारा फिल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप सेम चॉइसेस दोबारा फिल नहीं कर सकते हो, आप सेम चॉइसेस दोबारा फिल कर सकते हो। और अगर आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हो, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। सो इट इज़ योर चॉइस, यू हैव गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी, अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी टू मॉडिफाई इफ रिक्वायर्ड योर चॉइसेस, ठीक है ना। और लास्ट डे से पहले आपने अपनी चॉइसेस लॉक कर लेनी। अगर आप नहीं करेंगे तो लास्ट सेव्ड चॉइसेस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी। सेव करना जरूरी है बच्चों। कई बार बच्चे क्या करते हैं, चॉइसेस फिल कर देते हैं लेकिन सेव नहीं करते हैं। अगर आपने सेव नहीं किया तो वहाँ पे नहीं दिख रही है। इसको चेक करने का बड़ा एक सिंपल सा क्रॉस चेकिंग का एक मेथड है कि आप जब अपनी चॉइसेस फिल करके उनको सेव कर लेते हैं
तो आप लॉग आउट करके दोबारा एक बार लॉग इन करके चेक करो। अगर आपको वो चॉइसेस दिख रही हैं तो इसका मतलब सेव होगी। और कोशिश करो ब्राउज़र चेंज करके या इनकॉग्निटो मोड में ओपन करो, ताकि आपकी कैश मेमोरी से पुरानी सेव्ड हिस्ट्री से वो आपका पेज ना उठा ले, वेब पेज। तो ब्राउज़र चेंज करके लॉग आउट करके दोबारा से ट्राई करो एक बार, चेक करने के लिए कि आपकी चॉइसेस सेव्ड है कि नहीं है। जब तक आप लॉक नहीं करते आप उनको रीअरेंज कर सकते हो, आप रीशफल कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, नई चॉइस ऐड कर सकते हो। तो जितना भी आपने मेहनत करके एक लिस्ट बना के अपलोड किया है उसको एटलीस्ट सेव करते रहो, ताकि अगर आपने सेव नहीं किया हुआ बाई चांस तो फिर आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। एज गुड एज काउंसलिंग में नॉन पार्टिसिपेशन ही हो जाएगा बच्चों आपका। ठीक है। अब कोई भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट जिसने कोई भी चॉइस नहीं फिल की है या सेव नहीं करते हैं, है ना, काउंसलिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सीट अलॉटमेंट। तो ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। वंस यूज लॉक योर चॉइसेस आप लोग डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट रख लो अपने रिकॉर्ड के लिए, ताकि इन केस कल को कुछ भी डिस्प्यूट आता है, कुछ भी क्वेश्चन होता है, तो आपके पास एक वैलिड प्रूफ रहे कि आपने ये चॉइसेस फिल की थी। ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। आगे ये कहा गया है कि जो पार्शियल एडमिशन फीस है, जो आगे एक टेबल में आपको बात कर रहा हूँ बार बार, उसमें आने वाली है, अगर आप वो फीस पे नहीं करते हैं फिर भी ऐसा ही माना जाएगा कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड और आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। राइट। आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं। ये थे हमारा रजिस्ट्रेशन जनरल गाइडलाइंस, है ना। जनरल गाइडलाइंस हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट है रूल्स फॉर CSAB 2021 स्पेशल राउंड्स। तो जो CSAB की काउंसलिंग है उसके स्पेशल राउंड्स के क्या रूल्स हैं, अब इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो उन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था जोसा की काउंसलिंग में और उनको एक सीट मिल गई थी और उन्होंने पार्शियल एडमिशन फ़ीस भी पे कर दी थी, वो सभी बच्चे एलिजिबल हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया था, आपके पास सीट थी, आपने ज्वाइन कर लिया था, फिर भी आप एलिजिबल हैं इस काउंसलिंग के लिए बच्चों। ठीक है। अगर ऐसे बच्चे थे जिनको सीट मिल गई थी जोसा में और उन्होंने अपनी सीट विड्रॉ कर ली थी, वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। तो अगर आपने सीट रिटेन की हुई है या ज्वाइन करके छोड़ दी थी तब भी आप एलिजिबल हैं। ऐसे कोई बच्चे जिनको सीट मिल गई थी लेकिन कैंसिलेशन हो गई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, बिकॉज वो अपना कैंडिडेचर एस्टैब्लिश नहीं कर पाए थे, वो बच्चे भी अब एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन उनको अपनी कैटेगरियाँ वो चेंज करना पड़ेगा सो दैट अब वो एलिजिबल हों। ठीक है। ऐसे कुछ बच्चे जिन्होंने जोसा में रजिस्टर ही नहीं किया था, वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। ठीक है ना। लेकिन आपको जेई मेंस का पेपर डेफिनेटली अटेम्प्ट हुआ होना चाहिए और आप एलिजिबल कैंडिडेट होने चाहिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऐसे जो बच्चे थे जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया था लेकिन उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी, वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। जिन बच्चों ने एग्जिट कर लिया था जोसा के किसी भी राउंड में, अगर आपको सीट मिली, आपने ज्वाइन नहीं किया, आपने एग्जिट कर लिया या ज्वाइन करके छोड़ के एग्जिट कर लिया, तब भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है। जिन बच्चों ने जोसा में पार्टिसिपेट किया था और IIT में सीट मिली थी, वो भी बच्चे एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ NIT प्लस सिस्टम वाले, IIT वाले भी। लेकिन आपको अगर CSAB में सीट मिलती है तो आपको IIT से अलग से विड्रॉ करना पड़ेगा अपनी सीट को। IIT से आप अलग रिफंड लेंगे पुरानी फीस को, और यहाँ आपको अपनी पार्टिसिपेशन फीस दोबारा से पे करनी पड़ेगी। ऐसे बच्चे जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया था, सीट अलॉट होगी लेकिन कैंसिल होगी बिकॉज उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था, ऐसे बच्चे भी एलिजिबल हैं। सो हर तरह का बच्चा एक तरह से एलिजिबल है इस राउंड के लिए। या आपको एक सेकंड अपॉर्चुनिटी मिल रही है पार्टिसिपेट करने के लिए, IITs को छोड़ के बाकी सभी कॉलेजेस के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 28 से 30, जो 3 दिन का टाइम विंडो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अगर कोई बच्चा रजिस्टर नहीं करता और अपनी फ्रेश चॉइसेस नहीं देता, तो ऐसे बच्चे को इस काउंसलिंग राउंड्स में एलिजिबल नहीं किया जाएगा और बाद में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सो दिस इज द ओनली कैटेगरी विच इज़ नॉट एलिजिबल। जो बच्चे दोबारा से रजिस्टर नहीं करते,
और जो बच्चे दोबारा से अपनी चॉइसेस नहीं फिल करते, ऐसे ही बच्चे हैं जो कि एलिजिबल नहीं होंगे, बाकी सभी बच्चे एलिजिबल हैं। क्लियर है? तो ये थे बच्चों रूल्स फॉर CSAB स्पेशल राउंड्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं स्पेशल राउंड्स के काउंसलिंग के प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्पेशल राउंड्स का काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। तो स्पेशल राउंड के काउंसलिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो स्टेप 1 क्या है बच्चों कि हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी है। हम बात कर चुके हैं अर्ली रजिस्ट्रेशन नहीं वैलिड है तो आपका नया लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट होगा, पुराना वाला नल एंड वॉइड है। ठीक है ना? जो बच्चे नॉट एलिजिबल थे वो अपना स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, नेशनैलिटी, जेंडर, कैटेगरी, इन सब चीज़ों को अपडेट भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अपडेट करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी है अब। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 है बच्चों पेमेंट का। तो आपने फीस पे करनी है। जिस टेबल की हम बार बार बात कर रहे थे, फाइनली हम उस टेबल पे आ गए हैं। तो इस टेबल के हिसाब से ऐसे बच्चे, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने जोसा में रजिस्टर ही नहीं किया था, या जोसा में रजिस्टर किया था लेकिन कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, या उनको सीट अलॉट होगी बट उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस पे, जो सीट एक्सेप्टेंस फीस थी वो नहीं पे की, या जिन्होंने वहाँ पे एग्जिट करके रिफंड ऑलरेडी डाल दिया हुआ है, या जिन बच्चों को पहले IIT में सीट अलॉट हुई हुई है लास्ट सीट, ऐसे सभी बच्चों को 37,000 रुपीज़ पे करने हैं। अगर आप जनरल EWS या OBC कैटेगरी के हैं, और अगर आप SC ST PW कैटेगरी के हैं तो आपने 17,000 पे करनी है। इसमें 2,000 रुपीज़ जो आपके काउंसलिंग वाले हैं वो इंक्लूडेड हैं बच्चों। ठीक है ना? और ऐसे सभी कैंडिडेट्स जिनको जोसा के राउंड्स में NIT प्लस सिस्टम में सीट मिल गई थी और उन्होंने पार्शियल एडमिशन फीस 40,000 या 20,000 डिपेंडिंग अपॉन देयर कैटेगरी ऑलरेडी पे कर रखी है, ऐसे बच्चों को सिर्फ 2,000 रुपीज़ पे करके अपने आप को रजिस्टर करना है। ऐसे बच्चों ने पार्टिसिपेशन फ़ीस नहीं पे करनी है, बिकॉज इनकी जो पार्शियल एडमिशन फ़ीस थी वही यहाँ पे एडजस्ट कर दी जाएगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना? ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने सीट विड्रॉ कर ली थी लेकिन एग्जिट नहीं किया था सिस्टम, सो अगर आपने एग्जिट नहीं किया था तो अभी तक आपका रिफंड नहीं आया है, ऐसे बच्चों को भी 2,000 रुपीज़ ही पे करने हैं। ऐसे बच्चे 35,000 या 15,000 पे कर चुके होंगे पहले से ही। ठीक है ना? ऐसे बच्चे जिनको NIT प्लस सिस्टम में सीट मिली थी और सीट एक्सेप्टेंस फीस भी पे कर दी थी लेकिन बाद में उनकी सीट कैंसिल हो गई, सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर चुके थे लेकिन सीट कैंसिल होगी, पार्शियल एडमिशन फीस बिकॉज आपने नहीं पे की, ऐसे बच्चों को भी 2,000 पे करना है बिकॉज वो सीट एक्सेप्टेंस फीस ऑलरेडी पे कर चुके हैं। ठीक है ना? तो ये टेबल से आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी फ़ीस पे करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है ये, पेज नंबर 6 पे मेंशन्ड है बच्चों इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर के। एक पॉइंट जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है, यहाँ पे स्टार मेंशन्ड है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि NIT प्लस सिस्टम होना चाहिए। अगर आपकी लास्ट लॉटेड सीट जो है वो IIT से विड्रॉ हुई थी तो ऐसे बच्चों को पूरी पार्टिसिपेशन फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि 37,000 रुपीज़ या 17,000 रुपीज़ है। अगर आपकी विड्रॉन सीट IIT से नहीं थी, NIT से थी, तो इस बात का बच्चों आपने ध्यान रखना है। ठीक है? तो अगर आपकी कैटेगरी चेंज हुई है तो आपने क्या फीसिस पे करनी है, ये बच्चों इस पेज पे मेंशन्ड है। ऐसे बहुत रेयर स्टूडेंट्स होंगे तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आप लोगों से डिस्कस करने वाला। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों कि जब आप फ़ीस पे करने वाले हो तो आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी पे करनी है, कौन सी, जिसमें आपको रिफ़ंड अमाउंट आ सकता है। ठीक है ना? तो उसके साथ साथ आपको एक कैंसल्ड चेक भी देना है। अगर स्टूडेंट के नाम का अकाउंट अभी बाई चांस नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का भी कर चुके हो। बेटर है कि अगर आप अपना ही कर दो, अगर नहीं होते तो आप किसी पेरेंट का भी कर सकते हो। वो इसीलिए मांगी गई हैं बिकॉज वो आपका अगर इन केस बाद में रिफ़ंड करना पड़ता है तो इस अकाउंट में रिफ़ंड होगा। तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कौन सी बैंक डिटेल्स डालनी है, बैंक डिटेल्स क्यों पूछी जा रही हैं? तो दिस इज़ द रीज़न वाई यू आर बीइंग आस्क्ड फॉर योर बैंक अकाउंट डिटेल्स, रिफ़ंड अमाउंट प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है? थर्ड स्टेप क्या है बच्चों? चॉइस फिलिंग का और चॉइस लॉकिंग का। तो जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि जो आपकी पुरानी चॉइसेस थी
वो नल एंड वॉइड हैं और आपको फ्रेश चॉइसेस आपने फिल करनी है बच्चों। जिन बच्चों को सीट पहले से ही मिल चुकी है लेकिन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे बच्चों ने भी दोबारा से फ्रेश चॉइसेस फिल करनी है। ये मैं बार बार इसलिए बच्चों बता रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये गलतियाँ फिर भी कुछ बच्चे करेंगे, है ना। और जितनी भी चॉइसेस हैं वो आपको दिखा दी जाएंगी एक्सेप्ट जो आपकी लास्ट सीट थी, जो आपको लास्ट अलॉटेड सीट है ना। अगर आपने जोसा के 6 राउंड में पार्टिसिपेट किया और आपके पास अगर कोई सीट है, उस सीट को छोड़ के आपको बाकी की चॉइसेस दिखाई जाएंगी। और जो आपकी लास्ट सीट थी जो आपने अभी तक होल्ड कर रखी है, वो ऑटोमेटिकली आपकी लास्ट चॉइस कंसिडर की जाएगी। आप जैसे देख सकते हो ग्रीन में मैंने मार्क किया हुआ है, वो अपने आप आपकी लास्ट चॉइस कंसिडर की जाएगी, है ना। अब हो सकता है कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछें कि सर वो लास्ट चॉइस क्यों कंसिडर की जा रही है। बेटा उसका बड़ा सिंपल रीज़न है कि चॉइसेस की प्रेफरेंस आपको सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और जब आपके रैंक आपकी टर्न आती है तो आपकी फर्स्ट चॉइस से सिस्टम देखना शुरू कर देता है, और जिस चॉइस पे आपको सीट मिल जाती है उसके नीचे वाली चॉइसेस नहीं देखी जाती हैं। तो आपकी जो अलॉटेड सीट है वो ऑटोमेटिकली आपकी लास्ट चॉइस बन गई ना बच्चों, बिकॉज वो तो आपके हाथ में है। अब आप वही ऑप्शंस फिल करने वाले हैं जो आप एग्जिस्टिंग सीट को छोड़ के जहां जाना चाहते हैं, जहां आप अपग्रेड करना चाहते हैं। तो वो आपकी लास्ट चॉइस है जो आपकी फिक्स सीट है। अगर आपको इससे ऊपर कोई सीट अलॉट हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो वाली सीट आपको मिल जाएगी, ये वाली सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर नहीं मिलती है तो ये वाली सीट आपकी रिटेन रहेगी जो आपने जोसा में अभी तक होल्ड करके रखी हुई है। क्लियर है बच्चों। फिर फोर्थ स्टेप आ जाता है बच्चों सीट अलॉटमेंट का, जो आपको सीट अलॉट की जाती है। तो ये सिस्टम ने करनी है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिफ्थ स्टेप है चूजिंग अ विलिंगनेस ऑप्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आपके पास 5 चॉइसेस हैं, है ना। तो फर्स्ट राउंड के बाद आपके पास 5 चॉइसेस आ जाती हैं। क्या 5 चॉइसेस हैं आइए देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहली चॉइस है फ्रीज की। आपको जो सीट मिली आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और आपने उसको लॉक कर दिया। आप कहते हैं कि चाहे ये मेरी 7th चॉइस थी, चाहे मेरी 50th चॉइस थी, बट इसके बाद अब मैं आगे फर्दर नेक्स्ट राउंड में, सेकंड CSAB राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, तो आपने अपनी सीट फ्रीज कर ली। स्लाइड आ गई सेकंड ऑप्शन। स्लाइड का क्या मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग सीट थी वो मैंने ले ली है, लेकिन अब मैं सेम कॉलेज में अगर मेरी कोई हायर चॉइस की सीट मिलती है तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, अदरवाइज आई डोंट वांट टू चेंज माय कैंपस। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास आपकी फर्स्ट चॉइस थी NIT जलंधर कंप्यूटर साइंस, सेकंड चॉइस थी मान लो आपके पास NIT हमीरपुर कंप्यूटर साइंस, और थर्ड चॉइस थी NIT जलंधर IT। आपको फर्स्ट राउंड में NIT जलंधर IT मिल गई। अब आप कहते हो कि मैं NIT जलंधर तो नहीं छोड़ना चाहता, बट NIT जलंधर में अभी एक हायर चॉइस है जो है कंप्यूटर साइंस, आपकी फर्स्ट चॉइस है ना। तो आप क्या करोगे, आप स्लाइड कर दोगे। अब क्या होगा कि जब सेकंड राउंड होगा तो NIT हमीरपुर वाली आपकी सेकंड चॉइस नहीं देखी जाएगी। अगर NIT जलंधर में कंप्यूटर साइंस में सीट होगी तो आपकी अपग्रेड हो जाएगी। अदरवाइज इवन इफ एट योर रैंक NIT हमीरपुर हैज़ अ सीट, यू विल नॉट बी अलॉटेड बिकॉज आपने स्लाइड किया हुआ है। ठीक है। थर्ड चॉइस है बच्चों फ्लोट। फ्लोट का क्या मतलब है कि अगर आपको आपकी nth चॉइस मिली थी तो n-1 से लेके n-1 तक, यानी कि अगर आपको 10th चॉइस मिली थी तो 1 से लेके 9th चॉइस तक कोई भी अगर सीट सेकंड राउंड में अवेलेबल है तो आप उसको लेना चाहते हो। आपका कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट से। तो ये है फ्लोट। नेक्स्ट आ जाता है बेटा सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। तो आपको जो सीट मिली आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप वहां ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो आपने एग्जिस्टिंग सीट को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आपने कहा कि मैं सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, तो आपको सेकंड राउंड में कंसिडर किया जाएगा जो आपकी एग्जिस्टिंग चॉइस थी उससे ऊपर वाली सीट्स के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, यहाँ पे बच्चे गलती कर देंगे। मान लो आपको आपकी 10th चॉइस मिल गई थी और आपने कहा कि मैं ये सीट नहीं लेना चाहता। आपने इनिशियली 1 से लेके 20 तक चॉइसेस फिल की थी, आपको आपकी 10th चॉइस अलॉट होगी और आपने कहा
कि जी मैं सरेंडर करके नेक्स्ट उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो आपकी 1 से लेके 9th चॉइस ही सेकेंड राउंड में कंसिडर की जाएगी और 10th से लेके 20th तक चॉइसेस को नहीं कंसिडर किया जाएगा। और अगर बाय चांस सेकेंड राउंड में आपको फर्स्ट से लेके 9th के बीच में कोई भी चॉइस नहीं मिलती है, तो जो आपको 10th चॉइस फर्स्ट राउंड में मिली थी उस पर आपका कोई हक नहीं बनता। क्लियरली मेंशन्ड है, आप यहाँ पे देखो irrespective of the candidate being allotted not allotted any seat in the round 2, he she will have no claim on the seat allotted in the JOSA rounds और CSAB फर्स्ट राउंड। तो अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है तो आपको एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीट से भी आप हाथ धो बैठते हो और आप सिस्टम से बाहर हो जाते हो। तो ये वाली चॉइस आपने बहुत सोच समझ के लेनी है, ये एक रिस्क है जो आप ले रहे हो, है ना। फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट ऑप्शन क्या है कि आप सरेंडर कर देते हो और फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो। मान लो आपको बिट्स में कोई सीट मिल गई, आपको जैक दिल्ली में कोई सीट मिल गई, आपको किसी और प्राइवेट कॉलेज में कोई सीट मिल गई और आप कहते हो कि मैं अब यहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता या पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहती, तो आप अपनी एग्जिस्टिंग सीट से सरेंडर कर देते हो और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये 5 चॉइसेस हैं बच्चों आपके पास, और ये था हमारा स्टेप नंबर 5। ठीक है ना। अब अगर आप लोग फ्री स्लाइड या फ्लोट की ऑप्शन ले लेते हो और सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट भी पे कर देते हो, तो क्या होगा, आप अपनी विलिंगनेस जो है चॉइस 4th या 5th ऑप्शन पे नहीं लेके जा सकते। अगर आप फ्री स्लाइड या फ्लोट सेलेक्ट कर देते हो और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करते हो तो आप अपनी अब फिर आप सरेंडर नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन अगर आप फ्रीज स्लाइड फ्लोट में से कुछ सिलेक्ट करते हो फर्स्ट राउंड में, तो उसके बाद आपको चेंज करने की ऑप्शन दी जाती है इन तीनों के अंदर। सो आप फ्रीज से स्लाइड कर सकते हो, फ्लोट से स्लाइड कर सकते हो, ये वाली ऑप्शंस आपको दी जा रही हैं, बट आप सरेंडर नहीं कर सकते अगर एक बार आपने सीट ज्वाइन कर ली और उसके बाद आपने फ्रीज स्लाइड या फ्लोट सिलेक्ट कर लिया बच्चों, ठीक है ना। और अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको फर्स्ट राउंड के बाद सीट नहीं मिलती है, तो उनके साथ क्या होने वाला है अगर वो भी आगे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो अपनी विलिंगनेस दे सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि हम आगे नहीं करना चाहते, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट उनको आगे नेक्स्ट राउंड के लिए कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट आपको किया जाएगा सेकेंड राउंड के लिए, अनलेस एंड अनटिल कि आप स्पेसिफिकली ये नहीं कहते कि वी आर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड। इसके बाद आ गया बच्चों नेक्स्ट स्टेप, जो है स्टेप नंबर 6, वो है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसमें कुछ भी क्वेरीज आएंगी उनको आंसर करना है, जो कि नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी NIT प्लस सिस्टम में सीट ली थी फर्स्ट से 6 राउंड में और डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए थे, उनको लिए ये स्टेप एप्लीकेबल नहीं है, उनको दोबारा से डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने। अगर आपको IIT में सीट मिली थी तो आपको करने हैं, अगर आप NIT में कोई सीट ले चुके हैं तो आपको ये नहीं करने। डॉक्यूमेंट्स PDF या JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेंशन है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसके आगे एक एनेक्सचर में भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है, हम आपसे शेयर कर लेंगे। आपने अपना रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट देना है, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना है, पासपोर्ट अगर आपको NRI सीट ले रहे हैं, JEE का एडमिट कार्ड आप लोगों ने लगाना है ना। तो ये सभी सर्टिफिकेट्स आप लोगों ने लगाने हैं। अब बच्चों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्टिफिकेट अपलोड करने की, और अगर कोई भी क्वेरीज रेज होती हैं उनको रिप्लाई करने की। तो जो ये वाला विंडो होगा, टाइम पीरियड होगा, उसमें आपने रेगुलरली चेक करते रहना है अपने पोर्टल में लॉगिन करके, बिकॉज ये सारी डॉक्यूमेंट अपलोडिंग एंड डॉक्यूमेंट का जो आपने क्वेरीज को रिस्पॉन्स करना है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है ना, ऑनलाइन रिपोर्टिंग होने वाली है। 7th स्टेप आ गया बच्चों, पेमेंट ऑफ फीस, है ना। तो फीस कौन सी कितनी पे होनी है, और स्पेशल राउंड की सीट एक्सेप्टेंस फीस, तो ये वाली फीसेस हैं जो मेंशन्ड है। कितनी फ़ीस पे करनी है, जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुई है स्पेशल राउंड में और उससे पहले नहीं हुई थी, या जो ऐसे बच्चे जिनको जोसा में सीट अलॉट हो गई थी लेकिन उन्होंने उस टाइम पे पार्शियल एडमिशन फ़ीस नहीं पे की थी, ऐसे बच्चे 38,000 फ़ीस पे करेंगे। जनरल कैटेगरी के SC ST में 18,000 पे करेंगे। और ऐसे बच्चे जिनको जोसा में NIT
सिस्टम में सीट मिली थी और उन्होंने पार्शियल एडमिशन फीस पे कर दी थी, उनको कोई भी फ़ीस अभी पे नहीं की है, करनी है, बिकॉज उनकी पुरानी फ़ीस एडजस्ट होने वाली है। ठीक है ना। और फीस पे करने के साथ साथ आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग तो करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने करना ही करना है बच्चों। ठीक है ना। लास्ट जो इसके बाद स्टेप 8 आ गया वो आ गया ऑनलाइन रिपोर्टिंग। तो आपको CSAB पोर्टल पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, आपने अपनी ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वेरीफाई करने हैं। जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स पहले वेरीफाई नहीं हुए थे उनको तो करना ही करना है, क्वेरीज़ को रिस्पॉन्ड करना है, हम डिस्कस कर चुके हैं। कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना रिपोर्टिंग स्टेटस चेक करने की। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको उन दिनों में रेगुलरली अपना लॉगिन करके चेक करते रहना है। अगर आप मिस कर जाते हैं तो यू आर सोलली रिस्पॉन्सिबल, नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है ना। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि सरेंडर करके और नॉट पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड कहता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किए जाएंगे, ऑब्वियसली बिकॉज वो एग्जिट कर रहा है। तो वाई वुड CSAB एडमिनिस्ट्रेशन वेस्ट देयर टाइम। ठीक है ना। अभी आ जाता है, अगर कोई बच्चा फ्री, स्लाइड, फ्लोट, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड या सरेंडर एंड एग्जिट इनमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता है तो जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है वो है फ्लोट। तो फ्लोट को डिफ़ॉल्ट ऑप्शन लिया गया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये माना जाएगा कि आप लोग फ्लोट पे हैं और नेक्स्ट राउंड में आपको अपग्रेडेशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। ठीक है ना। और अगर आपको नई सीट मिल जाती है तो ऑब्वियसली जैसा कि पहले बताया गया कि आपको आपकी पुरानी सीट पे कोई हक नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अब कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि स्पेशल राउंड में भी बाहर हो सकते हैं? तो ऐसे बच्चे जो कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते और आगे फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते और पार्टिसिपेशन फीस भी पे नहीं करते, है ना, अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं करते या अपनी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेरीज आते हैं, उनका रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो ऐसे बच्चों की सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों। अब आगे स्टेप नंबर 9 पे कि जब सेकेंड राउंड का आपकी अलॉटमेंट ख़त्म हो जाती है उसके बाद आपने क्या करना है कि जिन बच्चों को सीट मिल चुकी है चाहे अभी चाहे जोसा में, उनको अपनी अपनी अलॉटेड इंस्टीट्यूट की वेबसाइट देखनी है और जो भी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ हैं और जो बैलेंस इंस्टीट्यूट की फीस है वो आपने पे करनी है। और अगर आप ये नहीं करते फिर भी आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। मैं बार बार ये पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ कि सीट कैंसिल हो जाएगी बिकॉज आपको ये सारे स्टेप्स ध्यान में रखने हैं बच्चों। आपने बहुत मेहनत किया, आपने जेई में बड़ा अच्छा स्कोर किया, आपको एक सीट मिल रही है, अच्छी सीट जिसके लिए कितने सारे बच्चे ट्राई कर रहे होते हैं, तो एक छोटी सी केयरलेसनेस के कारण आपने अपनी सीट नहीं छोड़नी है। हर साल कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट आ जाता है जो इस तरह की गलती कर जाता है बच्चों। ठीक है ना। आई होप आप में से कोई भी जो बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, चाहे उनके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ उन्होंने वीडियोस शेयर की है, या अगर वैसे ही कोई हमारे यूट्यूब चैनल पे व्यूअर है, आई होप कि आप में से किसी भी बच्चे की इस कारण से सीट ना जाए बच्चों। ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, ये है रिफ़ंड वाला। अगर कोई बच्चा विड्रॉ कर लेता है सीट, है ना, और आगे पार्टिसिपेट नहीं करता तो 2000 रुपीज़ डिडक्ट करके बाकी अमाउंट आपका रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है किसी कैंडिडेट को जो फ्रेश कैंडिडेट है, फिर भी 2000 डिडक्शन के बाद आपको बाकी अमाउंट रिफ़ंड कर दिया जाएगा। रिफ़ंड मैं थोड़ा फटाफट बच्चों खींच रहा हूँ बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है ना। अगर कोई सीट अलॉट नहीं होती है स्पेशल राउंड 1 में और आगे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता बच्चा, यानी कि 5th ऑप्शन लेता है, तो भी आपका 2000 अमाउंट रिफ़ंड हो जाएगा। अगर सीट अलॉट होती है और रिपोर्ट नहीं करता तो 6000 रुपीज़ डिडक्ट होंगे। अगर बच्चे को सीट अलॉट हो जाती है और सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन राउंड 2 करता है और फिर राउंड 2 में सीट नहीं मिलती तो भी 6000 डिडक्शन होएगी। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड करते हैं, यानी कि 5th ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं सीट अलॉट होने के बाद, तो भी आपका 6000 डिडक्शन होने वाली है। इससे पहले जब हमने 5th राउंड 5th उसकी बात की थी तब आपको सीट अलॉट नहीं हुई थी, यहाँ पे आपको अलॉट हो गई है। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको सीट अलॉट हो जाती है लेकिन
बाद में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे इनएलिजिबल माना जाता है, उसके डॉक्यूमेंट ठीक नहीं माने जाते हैं, तो ऐसे बच्चों का भी 6,000 डिडक्शन होकर बाकी का अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। अब सेकेंड राउंड के बाद क्या होगा, अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको फ्रेश सीट अलॉट हुई है और वो ज्वाइन ही नहीं करता, या ऐसा बच्चा जिसको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है लेकिन अपनी पुरानी सीट रिटेन की हुई है, लेकिन कॉलेज में जाके ज्वाइन नहीं करता, अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाके उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करता, इन दोनों केसेस में कोई भी अमाउंट आपका रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। इन दोनों केसेस में कुछ भी रिफ़ंड नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है बच्चों। ऐसे ही अगर किसी बच्चे को सेकेंड राउंड में सीट अलॉट होती है और वो नॉट एलिजिबल आ जाता है या उसके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है, ऐसे बच्चों को भी कुछ भी अमाउंट रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है सेकंड, बिकॉज ये लास्ट राउंड है, लास्ट राउंड के बाद रिफंड जनरली अलाउड नहीं होता है ना। इसके बाद बच्चों एनेक्स्चर्स आ गए। एनेक्स्चर्स आप लोग देख सकते हो कि ये एक एग्रीमेंट है जो आपने आप हर बच्चे ने बना के लेके जाना है जब आपने CSAB राउंड में पार्टिसिपेट करना है। ये पेज नंबर 17 पे मेंशन्ड है बच्चों, है ना। उसके बाद है क्लास 12th की परफॉर्मेंस का, ये आप लोगों ने बच्चों देना है। फिर नेक्स्ट ही आ गया जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपलोड करने हैं उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आपको सारा, कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो क्लास 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, आपके बैंक के एक क्रॉस्ड कैंसल्ड चेक की कॉपी, मेडिकल सर्टिफिकेट जिसका फॉर्मेट अभी आगे दिया गया, पासपोर्ट अगर आप NRI सीट ले रहे हैं, JEE मेंस का एडमिट कार्ड, तो ये सभी सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका सर्टिफिकेट इंग्लिश या हिंदी में नहीं है तो आपको ट्रांसलेशन भी करवा के देनी है। ठीक है ना। ये कन्वर्जन आ गया कैटेगरी का एनेक्सर 4। ये क्लास 12th के कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो अप्रूव्ड हैं एनेक्सर 6 में, वो कवर किया गया बच्चों। एनेक्सर 7 में मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, तो हर बच्चे ने मेडिकल अपना करवा के रखना है। कहाँ से करवाना है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप लोगों ने करवाना है। जो भी कोई रजिस्टर्ड मेडिकल, आप इसी का प्रिंट आउट लेके जा सकते हैं और फिल करवा सकते हैं बच्चों। है ना। ये रिजर्वेशन पे आ गया, आगे कॉलेजेस के नाम आ गए। तो ये था बच्चों CSAB काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस और उसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जिसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए। आई होप कि आपकी मेजर क्वेरीज क्लियर होंगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, हमारे यूट्यूब की वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। जो बच्चे हमारे को टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल पे कर सकते हैं, और जो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी पूछ सकते हैं। हम हर जगह पे आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करो कि अगर आप टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल पे करो, ताकि कई बार क्या होता है कि सेम क्वेरी मल्टीपल स्टूडेंट्स की होती है, तो बस सभी बच्चों को हेल्प हो जाएगी बच्चों। ठीक है, चलो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों को जिनको सीट नहीं मिली अभी तक अपनी पसंद की, उनको आपने अपनी पसंद की सीटें मिल जाए CSAB राउंड्स में। मेरी और हमारी पूरी वाई स्कूल एडू स्क्वायर की टीम की आप लोगों के लिए यही विशेज़ है बच्चों। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।